हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीपीएफ के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे। पीपीएफ के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट का सेविंग स्कीम है। सबसे पहले हम पीपीएफ के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पीपीएफ एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कंट्री में। ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप है, तो आपका ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है पीपीएफ। और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं और ये रिटर्न्स जो है वो टैक्स फ्री होते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में, कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो इसके आपको एटीसी में, ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको एटीसी में रिबेट मिलता है। सिवाय ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आपका ये लॉन्ग टर्म का सेविंग हो जाता है। कोई भी कोर्ट लॉ इसमें अटैचमेंट नहीं ला सकता है, तो ये आपका पैसा आपका ही रह जाता है। ये खाता कौन खोल सकता है, पीपीएफ कौन कौन खोल सकता है? जो भी इंडियन रेसिडेंट है वो ये पीपीएफ खाता खोल सकता है। आप आपके लिए खुद के लिए खाता खोल सकते हो, सिवाय आपके माइनर चिल्ड्रन के लिए भी आप अलग से खाता खोल सकते हैं। दोनों की लिमिट 1.5 लाख होगी मैक्सिमम। जो माइनर अकाउंट है वो आपको गार्डियन को अब ऑपरेट करना होगा, लेकिन माइनर जब बड़ा होता है, 18 साल के अबव होता है, तो वो खुद ऑपरेट कर सकता है। आपका एक ही पीपीएफ खाता होगा, कोई भी नेशनलाइज प्राइवेट बैंक में कहीं भी एक ही खाता होगा, और आपका कोई भी केस में ज्वाइंट अकाउंट पीपीएफ में नहीं होता है। एम्प्लॉयज जिनके जनरल पीएफ अकाउंट है या एम्प्लॉय प्रोविडेंट अकाउंट है, वो भी अलग से पीपीएफ खोल सकते हैं। ये एक सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है। एनआरआई लोग पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जो आदमी पहले रेगुलर रेसिडेंट इंडियन था और उस कुछ साल के बाद वो एनआरआई बन जाता है, तो उस केस में उसका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा टिल मैच्योरिटी, यानी 15 ईयर्स तक वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंशन नहीं मिलता है। इसके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं कि वो कंटिन्यू करे टिल मैच्योरिटी, या तो प्री मैच्योर क्लोज करे, जो कि आपका रेसिडेंसी चेंज हो गया उसका प्रूफ दिखा के सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, ये आपका प्री मैच्योर क्लोज कर सकता है। एचयूएफ भी खाता नहीं खोल सकता है पीपीएफ। 2005 से पहले जिन्होंने खाता खोला था उनका टिल मैच्योरिटी कंटिन्यू रहेगा। 13 मई 2005 के बाद एचयूएफ के लिए भी पीपीएफ अकाउंट अलाउड नहीं है। आप कहाँ पे खाता खोल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, सर्टन प्राइवेट बैंक्स में आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसके सिवाय आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी ये स्कीम अवेलेबल है। आप एक बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी आपका अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो विद इन द बैंक्स भी आप पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रांसफर की सुविधा पीपीएफ में है। अब हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं। पीपीएफ में पहला मिनिमम ईयरली डिपॉजिट था 1000 रुपीज, जो अब मिनिमम डिपॉजिट है 500 पर ईयर आपको मिनिमम डिपॉजिट करने हैं। मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम सीलिंग है 1,50,000, 1.5 लाख रुपया आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। आप पहले 100 के मल्टीपल्स में जमा कर सकते थे, अब आप मिनिमम 50 के इंस्टॉलमेंट में मल्टीपल्स में आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप कम से कम 50 रुपया से 50, 100, 150, 200 इस प्रकार आप इस मल्टीपल्स में अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। ये जो 1.5 लाख है वो आप लमसम भी वन टाइम जमा कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। पहले ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का लिमिट था 12 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि आप मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते थे। अब ये कोई कंडीशन नहीं है, आप मैक्सिमम कितने चाहे उतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका और आपके माइनर अकाउंट का दोनों का मिला के मैक्सिमम सीलिंग 1.5 लाख रुपया है। इसमें एक बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट होता है, कब आपको डिपॉजिट करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर समझ लेते हैं। पीपीएफ का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अगर आप ईयरली डिपॉजिट करने की सोचते हो तो बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट होता है आपका 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल एवरी ईयर। आप इससे पहले डिपॉजिट करेंगे तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप मंथली डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं तो 1 टू 5 एवरी मंथ आपका आइडियल टाइम रहता है। अगर आप क्वार्टरली डिपॉजिट करने की सोचें तो 1 टू 5 ऑफ एवरी क्वार्टर आपको डिपॉजिट करना है। अगर आप हाफ ईयरली सोचते हैं तो आपको वही है 1 टू 5 ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि अप्रैल और अक्टूबर में आपको डिपॉजिट करना है 1 टू 5।
ये बेस्ट टाइम होता है इंटरेस्ट कर लीजिए। इसमें इंटरेस्ट रेट की हम बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट पहले एनुअल था, लेकिन 1 अप्रैल 16 से ये क्वार्टरली किया गया है। गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है क्वार्टरली। करंट क्वार्टर का यानी कि मार्च से जून 2020 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%। ये एवरी क्वार्टर चेंज होता है, गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है। अब हम इंटरेस्ट इसमें कैसे मिलता है आपको, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मंथली इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कैसे होता है, ये जो 5 तारीख का जो बैलेंस है या तो मंथ एंड का जो बैलेंस है, इसमें से जो भी कम होगा उस बैलेंस पे आपको मंथली इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे। लेकिन ये आपको अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, साल में एक ही बार होता है, वो भी मंथ ईयर एंड में, यानी कि 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तब आपके अकाउंट में 1 एंट्री आएगा इंटरेस्ट का। इसमें इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअली है, आपका कंपाउंडिंग एनुअली होता है पीपीएफ के केस में इंटरेस्ट। अगर आप ये मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपया नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अगर आप ये अकाउंट आपका इनएक्टिव हो गया तो आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी होती है। जैसे कि आपको 50 रुपया पेनल्टी पर ईयर आपको जमा करनी होगी, साथ ही साथ आपका जो पर ईयर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 500 रुपया, वो भी जमा करना होता है। अगर आपका समझो एग्जाम्पल किससे समझते हैं कि आपका 2 साल के लिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, तो आपको 2 साल के लिए पेनल्टी जो है 50 × 2 यानी कि 100 रुपीज़ पेनल्टी प्लस 500 × 2 1000 रुपया आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन, यानी कि 1100 रुपया आप दे के आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इनएक्टिव अकाउंट्स में आपको लोन और पार्शियल विड्रॉल नहीं, ये 2 फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब लोन फैसिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। लोन्स जो है आपको 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आपको 25% ऑफ द बैलेंस, जो दूसरे साल 2 साल पहले जो बैलेंस था उसका 25% आपको लोन मिल सकता है। हम एक क्लियरिटी के लिए आप एग्जांपल लेते हैं। इसमें ईयर लिया 1 to 8 और पर ईयर एक 1 लाख का डिपॉजिट मैंने रखा है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आपको लोन मिलेगा 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर। आपको 3rd ईयर में जो 1st ईयर का बैलेंस है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा लोन के लिए, 4th ईयर के लिए 2nd ईयर का बैलेंस, 5th ईयर के लिए 3rd ईयर का यानी 2 साल पहले जो भी है, 6th ईयर के लिए 4th ईयर का बैलेंस आपका लोन के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी बैलेंस है 2 साल पहले उसका 25% लेंगे। अगर आप 3rd ईयर में आप लोन लेने की बात करते हो 2 साल पहले यानी 1st ईयर का जो बैलेंस है 1 लाख, उसका 25% आपको लोन मिलेगा, यानी 1 लाख का 25% यानी 25,000 आपको लोन मिलेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 6th ईयर में प्लान करते हैं तो 2 साल पहले यानी 4th ईयर का जो बैलेंस है 4 लाख, उसका 25% यानी कि 1 लाख आपको लोन मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर की एक आपको क्लियरिटी बताता हूं। आपने अगर जून 20 में खाता खोला है तो आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2020, और ऐसे 15 साल आगे आपका ईयर्स कैलकुलेट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन की बात करते हैं तो पहले ये पीपीएफ करंट रेट प्लस 2% था, लेकिन अब पीपीएफ करंट रेट प्लस 1% एक्स्ट्रा आपका लोन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसमें आपको रिपेमेंट में मैक्सिमम 36 मंथ्स 3 इयर्स का आपको रिपेमेंट मिल जाता है प्रिंसिपल रिपेमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट के लिए अलग से आपको 2 महीने में आप इंटरेस्ट रिपे कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लमसम एक साथ पे कर सकते हो। ये मैक्सिमम टाइम की मैं बात करूँ 36 मंथ्स और 2 मंथ्स। अगर आप किसी कारणवश ये 3 साल में नहीं प्रीपे कर सकते प्रिंसिपल तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, पीपीएफ प्लस 6%, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। ये फैसिलिटी मिलती है आपको 7th फाइनेंशियल ईयर से आगे आपको पार्शियल विड्रॉल का फैसिलिटी मिलता है। आपको पर फाइनेंशियल ईयर आपको 1 विड्रॉल अलाउड होता है। तो कितना आपको अलाउड होगा ये भी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं। एवरी ईयर 1 लाख आपने डिपॉजिट किया है, ऐसा मान के चलते हैं। तो आपको 3rd से 6th आपको तो लोन मिल रहा है 3rd ईयर टू 6th ईयर। 7th ईयर ऑनवर्ड्स आपको पार्शियल विड्रॉल मिलेगा। तो ये पार्शियल विड्रॉल कितना होता है, ये 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस या तो 50% ऑफ द इमीडिएट 4 इयर्स बैलेंस जो होता है उसका 50% जो कि लो होगा दोनों में से, तो वो उतना आपको पार्शियल विड्रॉल मिलेगा। एग्जांपल में हम लेते हैं 9th ईयर। अगर आप 9th ईयर में लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर यानी कि 8th ईयर का 8 लाख का 50%, या तो 4 साल पहले यानी कि 5th ईयर का 5 लाख,
तो 5 लाख इसमें कम हो गया, तो 5 लाख का जो 50% है यानी 2.5 लाख आपको पार्शियल विड्रॉल मिलेगा। लोन और विड्रॉल में यही फ़र्क है कि विड्रॉल में आपको रिपेमेंट नहीं करना होता है, यही एक फ़र्क है लोन और पार्शियल विड्रॉल में। मैच्योरिटी आपको 15 ईयर्स का होता है, पीपीएफ में 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आपका एंटायर बैलेंस आप है विड्रॉ कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं पीपीएफ के साथ, आपको एक्सटेंशन पीपीएफ में अलाउड है। एक्सटेंशन के 2 टाइप है, दोनों के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। पहला टाइप है कि एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट्स और दूसरा है एक्सटेंशन विथ डिपॉजिट्स। ये दोनों हम अलग अलग बात करते हैं इन डिटेल में। पहला है कि एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट। तो एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट में आपको कोई डिपॉजिट नहीं करना है, इसका ऑप्शन आपको 1 साल पहले ही, मैच्योरिटी से 1 साल पहले ही देना होता है। अकाउंट होल्डर आप कभी भी यानी एवरी फाइनेंशियल ईयर एक विड्रॉल करके जितना चाहे उतना पैसा उठा सकता है। 1 विड्रॉल अलाउड है पर फाइनेंशियल ईयर, और विड्रॉल अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा उठा सकते हैं। एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट्स में, विद डिपॉजिट्स में लिमिट है 60% की। जो बैलेंस बचता है विड्रॉल के बाद उसमें आपका करंट पीपीएफ रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक बढ़िया ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इवन आफ्टर 15 ईयर्स। लेकिन एक चीज़ याद रहे, आप अगर आप विदाउट डिपॉजिट चूज करते हैं तो आप वापस से विथ डिपॉजिट चूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एक्सटेंशन विथ डिपॉजिट्स। इसमें आपको 5-5 साल के ब्लॉक्स में आप एक्सटेंड कर सकते हो। 15 साल का जब आपका मैच्योरिटी होता है तो आप 5 ईयर्स ब्लॉक के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे ब्लॉक्स, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें डिपॉजिट लिमिट्स भी जैसे रेगुलर पीपीएफ की डिपॉजिट लिमिट्स होती है वैसे ही एक्सटेंशन के बाद आपको लिमिट्स है डिपॉजिट्स की। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रॉल अलाउड है, लेकिन इसमें विड्रॉल अमाउंट पे लिमिट है। जो आपका 60% बैलेंस है मैक्सिमम, आप इन एक्सटेंशन करते समय जो बैलेंस था उसका मैक्सिमम 60% आप उठा सकते हो एक्सटेंशन विद डिपॉजिट स्कीम में। आप प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 3 ही कंडीशन में आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो। या तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है आपको, आपके स्पाउस को, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को या आपके पेरेंट्स को, तो इस केस में आप सपोर्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगा के प्री मैच्योर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन की बात है, आपको खर्चे हैं, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे एडमिशन प्रूफ, कॉस्ट शीट्स वगैरह जोड़ के आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। तीसरा है कि आपका अगर रेसिडेंसी स्टेटस चेंज होता है, आप एनआरआई हो जाते हो, आपको परमानेंट सिटीजनशिप मिलती है किसी कंट्री की, तो आप ये अकाउंट क्लोज कर सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देके, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें देके आप प्री मैच्योर कर सकते हो। प्री मैच्योर लेकिन एक ही कंडीशन में, ये तीनों केस में, अगर आपका 5 साल 5 फाइनेंशियल ईयर्स ओपन पूरा हुआ है तो ही आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो। और इसमें आपको 1% इंटरेस्ट पेनल्टी भी देनी होती है। जो आपको प्री मैच्योर क्लोज करते हो तो उसमें 1% कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है पीपीएफ में। आप किसी एक या तो एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेशन में रख सकते हो, नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। माइनर के केस में नॉमिनी नहीं होता है, उसके बाय डिफ़ॉल्ट गार्डियन ही पैसा वो ले सकते हैं। और नॉमिनेशन जो है ट्रस्ट, आप ट्रस्ट को नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते। आपका जो एग्जिस्टिंग नॉमिनेशन है वो आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो फ्रेश नॉमिनेशन आप देके आप चेंज भी कर सकते हैं। इनकेस आपके खाता में नॉमिनेशन नहीं है और आपकी डेथ होती है तो आपके जो लीगल हेयर्स हैं उनको पैसा मिलेगा, लेकिन इट इज़ हाईली एडवाइज्ड कि आपके अकाउंट में नॉमिनेशन होना चाहिए ताकि आपके नॉमिनी को ईजिली पैसा मिले। अकाउंट ओपनिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सिंपल है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेगी, एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसा। दूसरा है कि एड्रेस प्रूफ लगेगा, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेशन कार्ड वगैरह। और उसके साथ जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है वो आपको देना होगा। इन्हीं चीज़ों के साथ आपका पीपीएफ खुल जाएगा। अगर आप तक आपने खोला नहीं है तो आप सोच सकते हैं, आप ये एडवाइस्ड है कि आप पीपीएफ खाता ज़रूर खोलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन में, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।